महादेव, पिछली कक्षा में हम लोग योग कारक ग्रह के बारे में जाने थे कि केंद्र और त्रिकोण के संबंध से जो योग कारक ग्रह होते हैं वह शुभ फल को प्रदान करते हैं। और योग कारक ग्रह के बाद हम लोग दशा के अंतर्गत देने वाले जो योग कारक ग्रह हैं वह शुभ फल को प्रदान करेंगे या अशुभ फल को प्रदान करेंगे। इस प्रकार की चर्चा हम लोग पिछली कक्षा में किए थे, लेकिन इस कक्षा में हम लोग विशेष योग को अर्थात विशेष शुभ फल को प्रदान करने वाले हम ग्रह की चर्चा करेंगे कि वह किस प्रकार से और कौन कौन से लग्न में और कौन कौन से ग्रह होंगे जो शुभ फल को प्रदान करेंगे अशुभ होते हुए भी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण अधिपयोः, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है एकत्व योग कारक हो, वह क्या हो, एक ही ग्रह हो। जो केंद्र है, ये जो लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम भाव है यह केंद्र भाव है, और जो पंचम भाव है और नवम भाव है यह त्रिकोण भाव है। तो केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है वह एकत्व अर्थात एक ही ग्रह है। तो कहते हैं कि योग कारक, यह क्या होते हैं, योग कारक होते हैं, अर्थात यह शुभ फल को प्रदान करते हैं। और यह सामान्य रूप से शुभ फल को नहीं, हमेशा और अन्य योगों की अपेक्षा यह विशेष शुभ फल को प्रदान करने वाले होते हैं। फिर कहते हैं कि अन्य त्रिकोण पतिना, यह अन्य किसी त्रिकोण के अधिपति से संबंध करे, संबंध हो तो यदि किम परम, यहाँ पे यह आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यदि केंद्र और त्रिकोणेश के संबंध से तो योग कारक ग्रह हो ही रहे हैं, लेकिन यदि अन्य त्रिकोण के भी स्वामी से उस योग कारक ग्रह का संबंध हो जाए तो क्या ही मतलब सोने पे सुहागा। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस किस लग्न में यह योग घटित होगा और कितना प्रबल होगा। तो यह हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम वृष लग्न की चर्चा करेंगे। वैसे यह मात्र 6 लग्नों में यह उदाहरण पूर्ण रूप से घटित होगा, जैसे वृष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में। ये जो 6 लग्न है, इन 6 लग्नों में शनि, मंगल और शुक्र केंद्रेश होने के साथ साथ त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। तो चलिए हम मात्र 4 उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि त्रिकोणेश होने के साथ साथ केंद्रेश या केंद्रेश होने के साथ साथ जो ग्रह त्रिकोणेश होंगे और जो अन्य त्रिकोण भाव है उससे वह संबंध करेंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम वृष लग्न की चर्चा करते हैं। ये उदाहरण संख्या 1, 2, 3 और यह 4। तो सबसे पहले हम वृष लग्न की चर्चा करते हैं। जैसे वृष लग्न में हम ये देख सकते हैं कि केंद्रेश अर्थात दशमेश भी शनि है और त्रिकोण स्थान का स्वामी भी शनि है। यह केवल स्थिति, शनि की जो स्थिति है यह 2 लग्नों में स्थापित हो सकती है। जैसे यहाँ पे वृष लग्न में 9मेश और 10मेश शनि योग कारक, इस श्लोक के अनुसार, पराशर ऋषि के अनुसार यह योग कारक होगा। इसी प्रकार से यह शनि तुला लग्न में चतुर्थेश, जैसे यहां पर तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि जो वृष लग्न है, वृष लग्न में यदि शनि स्थित है तो वृष लग्न की कुंडली में शनि 9मेश और 10मेश होकर वह योग कारक ग्रह बनेगा, पाप ग्रह
होते हुए भी। लेकिन तुला लग्न में भी यह शनि योग कारक ग्रह बनता है। यह चतुर्थेश और पंचमेश होकर, केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर यह योग कारक ग्रह बनता है। इसी प्रकार से उदाहरण संख्या 2 में हम देखेंगे कि मंगल जो ग्रह है, शनि भी पापक ग्रह है, मंगल भी पापक ग्रह है। तो उसमें मंगल में हम देखेंगे कि मंगल कर्क लग्न में दशमेश और पंचमेश होकर योग कारक सिद्ध होता है। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि पंचमेश भी मंगल है और दशमेश भी मंगल है। इस अवस्था में हम ये जानेंगे कि मंगल इस श्लोक के अनुसार पूर्ण रूप से योग कारक सिद्ध हो रहा है, और यह जो योग है वह केवल वृष लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न की, सिंह लग्न की, तुला लग्न की, मकर लग्न की और कुंभ लग्न की ही कुंडली में यह जो ऊपर वाली पंक्ति है वह पूर्णतया घटित होगा। अन्य किसी और लग्न की कुंडली में यह घटित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मंगल की देख लिए कि मंगल पंचमेश और दशमेश होकर योग कारक बन रहा है। फिर तीसरा जो कंडीशन होगा वह मकर लग्न की कुंडली में होगा। मकर लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि जो दशमेश ग्रह है और जो पंचमेश ग्रह है वह एक ही ग्रह है। दशम भाव में तुला राशि है और पंचम भाव में वृष राशि है। तो तुला का भी स्वामी शुक्र है और जो वृष राशि है, वृष राशि के भी स्वामी शुक्र है। तो यहां पर भी इस श्लोक की ऊपर वाली पंक्ति घटित हो रही है। तो हम ये जान चुके कि जो केंद्र और त्रिकोण के एक ही अधिपति होंगे वह किस किस लग्न में घटित हो सकता है। तो केवल वृष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, तुला लग्न में और मकर में तथा कुंभ में। ये जो 6 लग्न है, केवल इन्हीं 6 लग्नों में एक ग्रह जो दशमेश या पंचमेश या नवमेश या दशमेश या चतुर्थेश या पंचमेश हो सकता है। अन्यथा अन्य किसी लग्नों में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। एक स्थिति और यह शुक्र पे संभवतः प्रयास किया जा सकता है। यह कुंभ लग्न की जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे उसके अनुसार कि कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थेश और नवमेश होकर योग कारक यहाँ पे सिद्ध होगा। तो यहाँ पे चतुर्थेश और नवमेश होकर शुक्र योग कारक सिद्ध हुआ और यहाँ पे शनि, मंगल, शुक्र और शुक्र, ये जो 3 ग्रह हैं यह क्रमशः 6 लग्नों में अपना योग कारकत्व प्रदान करते हैं। अब हम एक उदाहरण देखेंगे कि इसमें जो अन्य ग्रह हैं, नीचे जो अन्य त्रिकोणपति की बात कर रहे हैं कि त्रिकोणपति से जो अन्य त्रिकोण का जो स्वामी है उससे यदि संबंध हो जाए तो वह कितना शुभ फल को प्रदान करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किम परम, यदि अन्य त्रिकोण के स्वामी से इनका संबंध हो जाए तो क्या ही बात है, अर्थात सोने पर सुहागा हो जाएगा, वह और भी शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्र, बुध,
और शनि की युति संबंध हो जाए। तो शुक्र बुध और शनि की जो युति संबंध हो जाएगी तो यह अत्यंत ही प्रबल राजयोग कारक सिद्ध होगा। जैसे कि शुक्र एक तो केंद्रेश है अर्थात लग्नेश है, जो बुध ग्रह है वह नवमेश है, और जो शनि है वह योग कारक ग्रह है। योग कारक कैसे है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि चतुर्थेश और पंचमेश होकर शनि यहाँ पे लग्न में विद्यमान हो रहा है। तो यहाँ पे एक त्रिकोणेश बुध यहाँ पे विद्यमान है और एक त्रिकोणेश होकर शनि यहाँ पे विद्यमान है। इसलिए यह श्लोक स्पष्ट रूप से घटित हो रहा है कि यदि इस प्रकार की स्थिति यदि किसी भी जातक की कुंडली में होती है तो वह सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बहुत ही अत्यधिक शुभ फल को प्रदान करने वाले ये ग्रह साबित होंगे, और इसमें कोई भी उस जातक के जीवन से संबंधित विशेष कार्य इसमें सिद्धि को प्राप्त होगी। अब अगले श्लोक में हम अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इस श्लोक में हम लोग राहु और केतु, जैसे हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु जो ग्रह हैं यह छाया ग्रह है, यह स्वतंत्र रूप से ग्रह है नहीं। तो यह जब कुंडली में यदि स्थित होते हैं तो किसी न किसी ग्रह के किसी न किसी भावेश के अधीन होकर ही शुभ या ये अशुभ फल को प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि राहु और केतु यदि स्थित है आपकी जन्म कुंडली में तो वह किस प्रकार से किस स्थिति में रहेंगे तो शुभ फल को वो प्रदान करेंगे, तो ये हम जानते हैं। कहते हैं कि यदि केंद्रे त्रिकोणेवा, जैसे राहु अथवा केतु केंद्र में राहु अथवा केतु ये केंद्र में हो गए और या ये त्रिकोण में स्थित हो गए। फिर कहते हैं कि निवस्यताम स्थित हो तमो ग्रह हो, ये जो इनको तम ग्रह अर्थात अंधकारमय जो ग्रह है उनकी संज्ञा इनको दी गई है। तो जो तमो ग्रह है राहु अथवा केतु यह कहाँ स्थित हो, केंद्र में अथवा त्रिकोण में। तो फिर कहते हैं कि नाथे नान्य तरेणापि, अब इसका प्रसंग लेंगे कि केंद्र नाथे या त्रिकोण नाथे। कहते हैं कि यह केंद्र में स्थित हो, तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि यहाँ केंद्र में तो हम इनको देख रहे हैं कि केंद्र में ये स्थित है, यहाँ त्रिकोण में स्थित है, लेकिन यह किस प्रकार से योग कारक होंगे तो इस उदाहरण में उदाहरण संख्या 2 में हम लोग समझेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि मेष लग्न की ही कुंडली बनाते हैं, केवल एक ग्रह को हम लोग देखते हैं कि अभी पहले त्रिकोण की चर्चा करते हैं फिर हम केंद्र की चर्चा करेंगे। कि यहां कहते हैं कि जो योग कारक ग्रह है यदि राहु अथवा केतु योग कारक ग्रह से संबंधित हो, तो अब योग कारक ग्रह से यह संबंधित कैसे हो सकते हैं। तो इनकी ग्रह स्थिति हम कुछ इस प्रकार बना लें कि यहां राशि संख्या 9 रहेगी और यहाँ पे चंद्रमा
मंगल और शुक्र को हम स्थापित कर लेते हैं। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि चंद्रमा चतुर्थेश है और जो मंगल है वह लग्नेश है और यह जो शुक्र है वह सप्तमेश और द्वितीयेश है। तो यहां पर तो योग कारक ग्रह एक भी नहीं हुए, लेकिन चूंकि यहां पे राहु स्थित है तो यह केंद्रेश से संबंध बनाने के कारण यहां ये जो चारों भाव है, इन चारों भाव में से किसी भाव के यदि स्वामी से यदि राहु का संबंध हो तो वह योग कारक ही होगा। इसी प्रकार से जैसे योग कारक कोई ग्रह है तो इन ग्रह स्थिति को हम थोड़ा दूसरी परिस्थिति में लाते हैं कि यहां संख्या 9 हो गई। राहु, गुरु और यहां पे लाते हैं सूर्य को, फिर शुक्र को। यहां हम 4 ग्रह को लेकर आते हैं। ऐसा हम पहले स्पष्ट कर दें कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह यहाँ पे स्थित है, सामान्यतया लोग परिभाषा बनाते हैं कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह स्थित हो वह अस्त होते हैं, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। वह प्रत्येक ग्रह का अंश निर्धारित किया गया है कि कौन ग्रह सूर्य से कितने अंश की दूरी पे हो तो वह अस्त होगा और कितने अंश की दूरी पे हो तो वह अस्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त नहीं है, अर्थात सूर्य से पर्याप्त दूरी पे राहु भी है, गुरु भी है और शुक्र भी है। तो यहाँ पे हम श्लोक को घटाते हैं कि केंद्र में राहु विद्यमान है। फिर कहते हैं कि त्रिकोणे नाथ, ये जो त्रिकोण के जो स्वामी है, ये जो त्रिकोण के स्वामी से यह कौन युक्त है तो राहु युक्त है। त्रिकोणेश यहाँ पे नवमेश गुरु और पंचमेश सूर्य दोनों हैं, तो ये गुरु और सूर्य दोनों से युक्त राहु जब यहाँ पे स्थित है तो हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि यह राहु योग कारक है, अर्थात ये शुभ फल को ही प्रदान करने वाला होगा। जब इस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में राहु आएगा या राहु ग्रह की दशा हो, गुरु की अंतरदशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा हो, तो यह शुभ फल को ही प्रदान करने वाला होगा। उसी प्रकार से जो यह शुक्र है, शुक्र सप्तमेश है, भले यह मारक भाव है, लेकिन हम अभी यहाँ पे केंद्र की तौर पे इनकी गणना किए हैं। तो जब केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्रेश होने से यह भी योग कारक हुआ। तो राहु का कोई भी समय जब इन तीनों ग्रहों के अंतर्गत आएगा तो वह हमेशा संबंधात योग कारक हो, वह शुभ फल को ही प्रदान करने वाला होगा। इसी प्रकार से हम एक और श्लोक देखेंगे और उसके बाद से हम इस कक्षा को पूर्ण करेंगे कि कहते हैं कि योग जो बनते हैं वह योग और किस किस प्रकार से बन सकते हैं तो हम ये जानेंगे। अब पिछले श्लोक में हम लोग योग कारक ग्रह राहु और केतु के बारे में जाने थे, लेकिन अब हम लोग यहां पे ये जानेंगे कि नवमेश और दशमेश या त्रिकोणेश या केंद्रेश के संबंध से तो ग्रह योग कारक तो होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह योग कारक होते हुए भी शुभ फल को प्रदान
नहीं करते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे कि ग्रह योग कारक भी है और वह शुभ फल को प्रदान नहीं करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का अशुभ लक्षण छुपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग इस श्लोक में जानेंगे। कहते हैं कि धर्म कर्माधिनेतारौ, अर्थात धर्म जो नवम भाव है और ये जो कर्म दसम भाव है, इसके जो स्वामी है नेतारौ अर्थात स्वामी, रंध्र लाभाधिपौ यदि, रंध्र अर्थात पीछे हम लोग जान चुके हैं कि ये जो अष्टम भाव है इसको रंध्र भाव कहते हैं और ये जो एकादश भाव है इसको हम लोग लाभ भाव कहते हैं। फिर कहते हैं कि तयोः, अर्थात इन दोनों के संबंध मात्र से, यदि जो धर्मेश और कर्मेश है यदि इनका संबंध इस भाव से भी हो जाए, अष्टम भाव या एकादश भाव से, तो न योगम लभते नरः, अर्थात यदि आपकी भी कुंडली में ऐसा योग है तो वह घटित नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि उदाहरण में कैसे घटित होता है और किस किस लग्न में यह योग घटित होगा, अर्थात योग भंग होगा। तो सबसे पहले हम वृष लग्न में हमें स्पष्ट हो जाएगा और मिथुन लग्न में भी स्पष्ट होगा कि योग कारक, ये जो मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में स्पष्ट हो जाएगा कि जो ग्रह योगकारी है वह यहां पे अपना योग कारक फल प्रदान नहीं करेंगे। जैसे इस कुंडली में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणेश शनि, दशमेश गुरु, इस प्रकार का युति संबंध हो भी तो यह पूर्ण फल को प्रदान करने में असमर्थ होगा। क्यों? क्योंकि इस श्लोक के अनुसार कहते हैं कि रंध्र लाभाधिपो यदि, यदि जो ग्रह योग कारक हो रहा है यदि उसका किसी भी प्रकार से, यदि अष्टम भाव, रंध्र अर्थात अष्टम भाव और लाभ अर्थात एकादश भाव से यदि संबंध है तो वह न योगम लभते नरः, वह उस योग कारक फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हम यहां पे स्पष्ट रूप से जाने कि शनि त्रिकोणेश और गुरु दशमेश होकर युति संबंध से यह योग कारक हो रहा है, इसी कारण यहाँ पे यह फल पूर्ण रूप से घटित नहीं हो रहा है। यही स्थिति मेष लग्न की भी कुंडली में शनि के साथ स्थापित होगी। क्यों? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में दशमेश और लाभेश दोनों शनि विद्यमान है। तो दशमेश और लाभेश होकर शनि जब यदि मान ले कि नवम भाव में विद्यमान हो जाए और गुरु से संबंध बना ले या चंद्र या सूर्य से संबंध बना ले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध होगा तभी वह योग कारक होगा। तो इसी प्रकार से जब यहां अष्टमेश का संबंध यदि योग कारक ग्रह से हो जाए या जो भी योग कारक ग्रह है वह अष्टम भाव से संबंध करे या एकादश भाव से संबंध करे तो वह अपने शुभ फल को प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो यहां तक हम स्पष्ट रूप से जान चुके हैं और पिछली कक्षा के अनुसार भी हम ये जान चुके हैं कि जो ग्रह योग कारक होते हैं वह अपना शुभ फल प्रदान करते हैं और जो ग्रह योग कारक होते हुए भी अशुभ स्थान के यदि स्वामी होते हैं तो वह अपना शुभ फल नहीं प्रदान कर पाते।
अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि यहां तो स्पष्ट हो गया कि योग कारक जो ग्रह है वह हमेशा शुभ ही फल प्रदान करेंगे। यहां अष्टमेश और यदि लाभेश कोई ग्रह हो रहा है और उसके साथ यदि वह त्रिकोणेश या योग कारक ग्रह से वह संबंध बना रहा है तो हम तो ये जान चुके कि यह अपना शुभ फल पूर्ण रूप से प्रदान नहीं करेगा, योग कारक फल हमको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम ये जानेंगे कि केंद्र में भी क्या सभी भाव शुभ भाव हैं। सामान्य भाषा में तो कह दिए कि केंद्र सभी शुभ हैं, लेकिन क्या उसमें सप्तम भाव शुभ है? क्या आगे अष्टम भाव शुभ है? क्या द्वितीय भाव शुभ है? तो यह अब हम अगली कक्षा में जानेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।